शादी हुई। शौहर ने जैसे ही मेरा घूंघट उठाया मुझे कमरे से निकाल दिया तो मेरी नंद दिलासा देने लगी, मुझे अपने साथ ले गई क्योंकि मेरी नंद ने ही मेरे शौहर के साथ धोखा किया था। मैं काली थी लेकिन ज्यादा जहेज की लालच में नंद ने शौहर को असल तस्वीर ना दिखाई। शौहर ने शादी के दूसरे दिन ही शर्त रखी कि मैं जब भी कमरे में आऊं तो अंधेरा करके आऊं ताकि मुझे उसकी शक्ल नजर ना आए। अब मैं बिना शौहर को देखे उसके साथ रहने लगी। जब एक रोज शौहर मेरे पास आया तो मेरा हाथ लैंप पे लग गया और जैसे ही लाइट खुली मेरी चीखें निकल गई। शादी की रात में दुल्हन बनी सेज पर बैठी हुई थी। पूरा कमरा फूलों की खुशबू से महक रहा था और साथ ही साथ मेरा दिल भी बहुत तेजी से धड़क रहा था। बहुत सालों से मैंने इस दिन का इंतजार किया था जब हर लड़की की तरह मेरे भी अरमान पूरे होंगे और कोई ऐसा मेरी जिंदगी में भी शामिल हो जाएगा जिसके लिए मैं बहुत ही खास होंगी। मैं आंखें बंद किए तस्वर में आने वाले हसीन लम्हात के बारे में सोच रही थी कि जब मेरा शौहर कमरे में आएगा और मुझे उसकी कुर्बत नसीब होगी, वो मुझे पूरे दिल से अपनाएगा और अपनी मोहब्बत से मेरी जिंदगी को मुकम्मल कर देगा। सालों से मैं जिस अजाब से गुजर रही थी वो आज खत्म होने जा रहा था और मुझे इन्हीं खुशगुमानियों में गुम हुए कुछ पल गुजरे ही थे कि जब कमरे का दरवाजा खुला और मेरी जिंदगी का साथी छोटे छोटे कदम उठाता मेरे करीब चला आया। मैंने चुपके से एक नजर अपने हमसफर पर डाली और मेरा दिल भी तेजी से धड़कने लगा। मेरे चेहरे पर घूंघट डाला हुआ था। मेरे शौहर ने बेड पर मेरे पास बैठकर जैसे ही मेरा घूंघट उठाया तो उसके चेहरे पर आने वाले तासुरात ने मुझे खौफजदा कर दिया। वो एक बहुत ही खूबसूरत और पुरकशिश चेहरे का मालिक था और मेरी सांवली रंगत ने शायद उसे दम बखुद कर दिया था। कुछ देर तक तो वो यूं ही बेयकीनी के आलम में मुझे देखता रहा और फिर अचानक ही उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचता हुआ कमरे से बाहर ले आया। मैं कुछ भी समझ नहीं पाई और ये सोच ही मेरी जान निकाल देने के लिए काफी थी कि मेरा शौहर मेरे वजूद को तस्लीम नहीं कर पाया है। कमरे के बाहर मौजूद मेरी नंद के सामने मेरे शौहर ने मुझे फेंका और कहने लगा कि बाजी, आपने मेरे साथ बहुत ही बड़ा धोखा किया है। मैं एक ऐसी लड़की के साथ कैसे गुजारा कर सकता हूँ जो किसी भी तरह मेरे काबिल नहीं है। आप इसे फौरन उसके घर भेज दें। आपने शादी से पहले मुझे क्यों नहीं बताया कि जिस लड़की की तारीफों के आप पुल बांध रही हैं वो एक सांवली रंगत की मामूली सी सूरत वाली लड़की है। क्या आपको मेरे लिए यही मिली थी? अपने शौहर की जबान से अपने लिए निकलने वाले लफ्जों पर मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी। वो मेरे बारे में और भी बहुत कुछ कह रहा था जिसे सुनने की मुझ में ताब ना थी और मैंने अपने कानों को बंद कर लिया था। मेरा शौहर रजी अपने कमरे में जाकर बंद हो गया था और मुझे बीच हॉल में ही मेरी नंद के पास छोड़ गया। मैं ज़ारो कतार रो रही थी। कुछ देर पहले जो अरमान मेरी आंखों में ख्वाबों की तरह सज रहे थे वही अब टूटकर मेरी आंखों में किरचियों की तरह चुभने लगे। मेरी नंद निम्रा बाजी ने मुझे फर्श से उठाया और अपने सीने से लगा लिया। वो प्यार से मुझे समझाने लगी कि रजी की बातों का बुरा ना मनाओ। वो जबान का भले ही कड़वा है लेकिन इसका दिल बहुत ही नरम है। मैंने उसे तुम्हारी सांवली रंगत का नहीं बताया था, इसीलिए वो इस वक्त थोड़ा नाराज हो गया है, लेकिन जैसे इसका गुस्सा ठंडा होगा वो ठीक हो जाएगा। निम्रा बाजी कह रही थी कि तुम मुझे गलत ना समझना, ये सब मैंने तुम्हारी खातिर किया है। तुम्हारे भाई तुम्हारी शादी को लेकर बहुत ही परेशान थे और तुम मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी, इसीलिए मैंने तुम्हें अपनी भाभी बना लिया। रजी को थोड़ा वक्त दो, वो खुद ही ठीक हो जाएगा। निम्रा बाजी बहुत ही अच्छी दिल की मालिक थी। वो मुझे अपने साथ अपने कमरे में ले गई और वहीं सुलाया। मुझे सारी रात नींद ना आई लेकिन मैं आंखें बंद किए लेटी रही। बचपन से आज तक मैं अपनी रंगत की वजह से एहसास कमतरी का शिकार थी। मैं जहां जाती कोई ना कोई मेरे रंग को लेकर मुझ पर फिक्रे कसता और मैं शर्म से जमीन में गिर जाती। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं दुनिया का सामना कर पाती, इसीलिए मैंने खुद को अपने कमरे के हद तक ही महदूद कर लिया था। अम्मा अब्बा के इंतकाल के बाद मेरी जिम्मेदारी मेरे भाइयों पर आ गई और मेरी भाभियों को मेरा वजूद खटकने लगा। वो जल्द से जल्द मेरी शादी करा देना चाहती थी, लेकिन यहाँ भी मेरा रंग आड़े आ गया और जो भी रिश्ता आता वो मना करके चला जाता। मेरी उम्र 20 साल से 25 साल हो गई थी लेकिन अभी तक मेरा रिश्ता नहीं हो सकता था। जैसे जैसे साल बीत रहे थे मैं भी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो चुकी थी। हर आने जाने वाला यही सवाल करता कि मेरी शादी कब होगी, जिसका जवाब मेरे पास बिल्कुल भी न था। मेरी ज्यादातर यही कोशिश होती थी कि मैं घर आए मेहमानों के सामने भी न जाऊं और भाभीयों से भी मैं दूर ही रहूं। मैं हर वक्त रो रो कर खुदा से अपने अच्छे नसीब की दुआएं मांगती थी और फिर एक दिन रजी की बहन निम्रा बाजी मेरे लिए रिश्ता लेकर आ गई। निम्रा बाजी मेरी भाभी की दोस्त थी और वो भाभी से मिलने के लिए हमारे घर अक्सर आती जाती थी कि जब ही इनकी मुलाकात मुझसे हुई
और उन्होंने अपने भाई रजी के लिए मुझे पसंद कर लिया। चट मंगनी पट ब्याह की तरह सारा मामला तय पा गया और मेरी और रजी की मुलाकात भी ना हो सकी और हम दोनों की शादी हो गई। मुझे लगा था कि रजी ने मेरी तस्वीर देख रखी होगी या फिर उनकी बहन ने उन्हें मेरे बारे में बता दिया होगा, लेकिन मुझे हरगिज भी अंदाजा नहीं था कि रजी को मेरी सांवली रंगत के बारे में कुछ मालूम नहीं। मेरी आंखों से आंसू बहकर तकिए में जज्ब हो रहे थे। मैं हमेशा ही सबके लिए बेमोल रही थी और आज भी मैं अपनी जिंदगी में शामिल होने वाले सबसे अहम तरीन शख्स के लिए बिल्कुल ही गैर अहम हो गई थी। अरमानों भरी उस रात में मैं अपने नन के बिस्तर पर पड़ी खामोशी से आंसू बहाने में मसरूफ थी। रात यूं ही कतरा कतरा बीत रही थी और मुझ पर कयामत गुजर रही थी। सुबह की अजानों के साथ ही मैं एक दफा जाए नमाज बिछाकर खुदा के हुजूर पेश हो गई। मैंने अपना हर मामला अपने रब पर छोड़ दिया। जब बाजी ने मेरी ऐसी हालत देखी तो वो कहने लगी कि तुम परेशान ना हो, मैं कल आराम से रजी से बात करूंगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुबह मैं रस्म के मुताबिक अपने घर वापस आ गई और रात को जब बाजी मुझे लेने के लिए आई तो वो कहने लगी कि रजी ने कहा है कि वो मुझे एक शर्त पर कबूल कर लेगा कि अगर मैं रात को कमरे में रोशनी नहीं करूंगी और अंधेरे में ही उनके साथ गुजारा करूंगी। दरअसल रजी मेरा चेहरा देखना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये शर्त रखी। मुझे आज अपने घर वापस आकर अंदाजा हो गया था कि मेरी भाभियां मेरी शादी पर बहुत ही खुश थी और वो मुझे दोबारा अपने घर में बिल्कुल नहीं देखना चाहती थी। इसीलिए मेरे पास इसके सिवा और कोई चारा नहीं था कि मैं रजी की शर्त को पूरे दिल से कबूल कर लूं। रजी जैसे खूबसूरत और हैंडसम इंसान के साथ मेरी जैसी लड़की के साथ गुजारा करना शायद वाकई एक मुश्किल काम था। इसीलिए मैं रजी की बात मानते हुए रात को कमरे का लैंप बंद करके उनका इंतजार करने लगी। कमरे में मुकम्मल तौर पर अंधेरा था। मेरा दिल आज भी किसी सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। मुझे अंधेरे से भी डर लगता था और जो कुछ मेरे साथ शादी की पहली रात हुआ, शायद किसी भी लड़की के लिए ये सब बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल हो। अपने आप को रजी की नजर में इतना हकीर जानने के बाद तो सांस लेना भी महाल था। थोड़ी देर बाद रजी कमरे में आए और ये पहली रात थी जिसमें मैंने रजी को देखे बगैर उनके साथ वक्त गुजारा था। रजी ने मुझे बहुत मोहब्बत दी, लेकिन बस वो मेरा चेहरा ही नहीं देखना चाहते थे और मैंने हमारे रिश्ते को इस सच्चाई के साथ कबूल कर लिया कि मैं और रजी अंधेरों के साथी हैं, लेकिन रोशनी में हमारा कोई ताल्लुक नहीं। निमरा बाजी हमारे ही घर में अपने शौहर के साथ रहती थी। उनके बच्चे नहीं थे और उनके शौहर भी बहुत ज्यादा बीमार रहते थे, इसीलिए हर वक्त कमरे में बंद रहते। कुछ दिनों में ही निमरा बाजी के शौहर से मेरी अच्छी बातचीत हो गई। वो एक अच्छे इंसान थे, लेकिन सारा वक्त अपने कमरे में ही रहते थे। शायद उनके पास कोई नौकरी नहीं थी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये बात अच्छी तरह समझ आई कि निमरा बाजी ने मेरी और रजी की शादी के बदले में मेरे घर वालों से कीमती जहेज के साथ साथ पैसे भी लिए हैं। एक दिन बातों बातों में निमरा बाजी के शौहर ने ही मुझे बताया कि बाजी ने मेरे भाइयों से एक बड़ी रकम हासिल की है और जिससे वो एक कारोबार शुरू करने वाली हैं। ये सुनकर मैं खामोश हो गई। मेरे घर वालों ने मुझसे जान छुड़ाने के लिए मेरे ससुराल वालों को पैसे दे दिए थे, तो वो लोग फिर भला मुझे क्यों अपनाते। सब लोग बहुत खुश होकर जिंदगी गुजार रहे थे। निमरा बाजी के शौहर ने अपना कारोबार शुरू कर लिया था और वो दोनों भी बहुत खुश थे। मेरे भाई भाभी ने मुझे घर से निकालकर सुकून लिया था और रजी वो रात के अंधेरों में मुझे अपना लेते और जब दिन की रोशनी होती तो मुझ पर नजर डालना भी गवारा न करते। कितनी दफा मैंने दिन के वक्त रजी के करीब जाने की कोशिश की और उनसे बात करना चाही, लेकिन इनका रवैया मेरे साथ ऐसा होता जैसे वो मुझे पहचानते ही नहीं। पूरी रात मुझे मोहब्बत से रखने वाला रजी दिन में अजनबियों से भी ज्यादा बदतर सलूक करता। अंदर ही अंदर ये दुख मुझे खाता जा रहा था कि मैं कब तक इस तरह की जिंदगी गुजारूंगी। और कभी कभी तो मैं ये सोचती थी कि जब मेरे बच्चे होंगे तो वो मेरी तरह काले होंगे या रजी की तरह खूबसूरत। इस रंग रूप की भेदभाव ने मुझे डिप्रेशन का मरीज बना दिया था। सारा वक्त मैं इन्हीं सोचों में मगन रहती और निमरा बाजी के साथ मिलकर घर के काम करती रहती। मैंने अपना ध्यान रखना ही छोड़ दिया था। शुरू शुरू में तो मैं रजी की खातिर तैयार हुआ करती थी, उनका दिल जीतने की कोशिश करती थी, लेकिन अब मैं हिम्मत हार चुकी थी। आहिस्ता आहिस्ता मैं इस बेजान जिंदगी की आदी हो जा रही थी। अब तो रजी के घर आते ही मैं खुद बावर्ची खाने में चली जाती थी और इनके सामने ना आती। जितना वक्त वो घर पे होते मैं खुद को कामों में मसरूफ रखती और रात गए ही अंधेरे में मैं कमरे में जाती। मेरी काली रंगत की वजह से मेरी पूरी जिंदगी ही काली हो चुकी थी और सबसे ज्यादा मुश्किल बात तो ये थी कि मेरी जिंदगी में कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं था जिससे मैं अपनी तकलीफें बयान कर पाती। अम्मा के इंतकाल ने मुझे बेसहारा कर दिया था। भाभीयों को मैं एक आंख नहीं भाती थी और फिर
شادی کے بعد میرے شوہر نے بھی مجھ پر اپنی نظر کرم ڈالنا گوارا نہ کیا۔ میں مکمل طور پر اندر سے ٹوٹ چکی تھی، بس ایک خدا کا ہی سہارا تھا، اور جب میرا دل حد سے زیادہ دکھی ہوتا تو میں اپنے رب کے آگے اپنے آنسو بہا لیتی۔ ایک وہی تو ہے جو ہمارے آنسوؤں کی لاج رکھ لیتا ہے۔ ایسی ایک رات رو رو کر خدا سے اپنے حق میں نے دعا مانگی اور رضی کے کمرے میں آنے سے پہلے ہی لائٹ بند کر کے لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر میں کمرے میں آہٹ ہوئی تو میں سمجھ گئی کہ رضی آ گئے ہیں۔ وہ مجھ سے بات نہیں کیا کرتے تھے، بس خاموشی سے میرے پاس آ کر لیٹ جاتے تھے۔ آج بھی کچھ ہی دیر میں وہ میرے پاس آ گئے تھے، اور اس سے پہلے کہ وہ میرے قریب آتے میں نے پانی پینے کے لیے سائڈ ٹیبل سے گلاس اٹھایا۔ رو رو کر میرا حلق خشک ہو چکا تھا اور بار بار کھانسی ہو رہی تھی۔ اندھیرے کی وجہ سے مجھے گلاس نظر نہ آیا اور اچانک ہی میرا ہاتھ ٹیبل لیمپ پر لگ گیا۔ کمرے میں اچانک ہی روشنی ہو گئی، اور اس کے بعد جو منظر میں نے دیکھا، میری چیخیں نکل گئی۔ رضی کو بھی شاید اس بات کی امید نہیں تھی کہ کمرے میں یوں اچانک روشنی ہو جائے گی، اسی لیے وہ بھی گھبرا گئے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے اور میں نے اپنی دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ میں نے جو منظر دیکھا تھا اسے برداشت کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ رضی میرے سامنے موجود تھے اور ان کے جسم پر شرٹ نہیں تھی، ایسے میں ان کا سینہ اور کندھے مجھے نظر آ رہے تھے جو پوری طرح جھلسے ہوئے تھے اور دیکھنے کے لائق بھی نہیں تھے۔ رضی نے فوراً ہی لیمپ بجھا دیا اور میرے قریب آ کر میرے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ میں اب تک اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ میں آج تک یہی سمجھتی رہی کہ میری بدصورتی کی وجہ سے میرا شوہر مجھے قبول نہیں کر پا رہا اور وہ رات کے اندھیروں کا سہارا لے کر ہمارے رشتے کو قائم رکھنا چاہتا تھا۔ لیکن آج مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ میرا شوہر تو دراصل اپنی بدصورتی کو مجھ سے چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں خوف کے مارے دھیرے دھیرے کانپ رہی تھی اور میرے جسم کی کپکپاہٹ کو رضی نے بھی محسوس کر لیا تھا۔ رضی بہت محبت سے دھیمے لہجے سے مجھ سے کہنے لگے کہ وہ اسی لیے مجھ سے دوری اختیار کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں انہیں ان کی سچائی کے ساتھ قبول نہیں کر پاؤں گی۔ رضی مجھ سے کہہ رہے تھے کہ انہیں یہ بات شادی کے بعد ان کی باجی نے بتائی، کہ انہوں نے شادی سے پہلے میرا سچ تمہیں نہیں بتایا اور نہ ہی مجھے تمہارے بارے میں کچھ بتایا، کیونکہ باجی نے اپنی اور اپنے شوہر کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے تمہارے گھر والوں سے رقم حاصل کر لی تھی، جس کے بارے میں مجھے بھی شادی کے بعد ہی پتا چلا۔ اور جب مجھے یہ بات پتا چلی کہ شادی سے پہلے تمہیں اس بات کی خبر تک نہ تھی کہ میرا آدھا جسم جلا ہوا ہے، تو میں باجی پر غصہ ہو گیا اور میں نے اس سے کہا کہ وہ ایسا کیسے کر سکتی ہیں، میں کسی بھی لڑکی کو اتنا بڑا دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اور کہیں نہ کہیں مجھے اس بات کا بھی یقین تھا کہ مجھے دیکھتے ہی تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی، کیونکہ کسی میں بھی اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ وہ ایک ایسے انسان کو قبول کرے جس کا آدھا جسم جل کر بدنما ہو چکا ہو۔ تمہاری سانولی رنگت تو مجھے شادی کے دن بہت ہی پرکشش لگی تھی، لیکن میری حالت دیکھنے لائق نہیں تھی، اور شادی کی رات جب میں کمرے میں آیا تو اسی خوف کی وجہ سے میں نے تمہیں کمرے سے باہر نکال دیا۔ مجھے لگا تھا کہ اگر تم مجھے دیکھ لو گی تو ساری دنیا کو چیخ چیخ کر میرے بارے میں بتا دو گی، اور یہ بات میری مردانگی پر کاری ضرب ثابت ہوگی۔ لیکن اگلے ہی دن باجی نے مجھے کہا کہ اس کا بہت آسان سا حل ہے کہ میں اندھیرے میں تم سے اپنا رشتہ نبھاؤں اور روشنی میں تم سے دور رہوں، تاکہ تم مجھ سے کوئی سوال نہ کر سکو اور ہم دونوں ایک دوسرے کی خامیوں کو ڈھانپ لیں۔ باجی نے مجھے بتایا کہ تمہاری بھابیاں تمہیں اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہتی تھی، اور اگر میں بھی تمہیں نکال دوں گا تو تمہیں کوئی بھی سہارا نہیں دے گا۔ باجی نے مجھے یہ بھی بتایا کہ تمہاری رنگت کی وجہ سے تمہارا رشتہ نہیں ہو رہا تھا، اسی لیے میں نے بھی باجی کے دیے ہوئے حل کو ہم دونوں کے لیے بہتر سمجھا۔ مجھے بھی زندگی میں کسی ایسے ساتھی کی تلاش تھی جس کے ساتھ میں کچھ لمحے سکون کے ساتھ گزار سکوں، اسی لیے میں نے رات کے اندھیرے میں تمہیں اپنا لیا، اسی لیے کبھی دن کے وقت تمہارے قریب نہیں آیا کہ تم مجھ سے کوئی سوال نہ کر لو۔ میں ایک کمزور مرد ہوں جسے بچپن سے ہی آنسو بہانے کی اجازت نہیں تھی، اور اپنے اندر ہی گھٹ گھٹ کر میں ختم ہو گیا۔ تم کبھی مجھے چھوڑ کر نہ جانا، میں تم سے بہت محبت کرنے لگا ہوں، اور اب تمہارے بغیر زندگی گزارنا میرے لیے ناممکن ہے۔ اور وہ مجھ سے ہاتھ جوڑ کر شادی کی رات کہے گئے لفظوں کی معافی مانگ رہا تھا جو انہوں نے میرے دل دکھانے کے لیے جان بوجھ کر کہے تھے، تاکہ میں اپنے گھر واپس لوٹ جاؤں اور کبھی ان کا سچ نہ جان سکوں۔ رضی اپنے حصے کی داستان سنا کر خاموش ہو گئے، اور میں اپنے سامنے بیٹھے ایک خوبصورت اور وجیح مرد کو روتے ہوئے محسوس کر رہی تھی۔ رضی جس طرح میرے آگے بیٹھے آنسو بہا رہے تھے، مجھے اس بات کا یقین آ گیا تھا کہ میں ان کی زندگی میں ایک بہت خاص مقام رکھتی ہوں، کیونکہ کوئی بھی مرد کبھی بھی کسی عورت کے آگے آنسو نہیں بہاتا۔ رضی ایک مکمل انسان تھے جو 7 سال کی عمر میں ایک حادثے کا شکار ہو چکے تھے، اور اس سے ان کے جسم کا آدھا حصہ جل کر بدنما ہو چکا تھا۔
कई साल गुजरने के बावजूद भी ये दाग ऐसा ही था, जैसे उस हादसे को ज्यादा देर ना गुजरे हों। सर्दियों के दिन थे जब रजी की माँ पानी गर्म करके उन्हें नहलाने के लिए ले जा रही थी और रजी भागते हुए आकर अपनी माँ के पैरों से चिमट गए। उनकी माँ अपना तवाजुन कायम ना रख सकी और सारा गर्म पानी रजी के जिस्म पर गिर गया। रजी की चीखों से सारा घर गूंज उठा और अस्पताल ले जाने पर पता चला कि रजी के जिस्म का 60% हिस्सा जल चुका था। रजी कई दिन तक अस्पताल में ही पड़े रहे और उनकी माँ इसी सदमे में बीमार हो गई। कई महीनों के बाद रजी की हालत कुछ बेहतर हो गई, लेकिन जिस्म पर से जलने के दाग ना जा सके। रजी भी मेरी तरह कई सालों से अपने आप को लोगों से छुपाते आ रहे थे। मुझ में और रजी में कुछ बातें बिल्कुल एक जैसी थीं। मैं भी जिंदगी भर लोगों से भागती आई थी और रजी भी। रजी में तो इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो मुझसे शादी की पहली रात ही अपना सच बता देते। मेरे दोनों हाथ अब भी रजी के हाथों में ही थे। उनके हाथों की गर्माहट मुझे नई जिंदगी बख्श रही थी। मैंने धीरे से हाथ बढ़ाकर टेबल लैंप जलाकर कमरा रोशन कर दिया। रजी मेरे सामने किसी मुजरिम की तरह सर झुकाए बैठे थे। वो अपने जले हुए जिस्म को मुझसे छुपाने की कोशिश करने लगे। मैंने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और एक नजर रजी के जले हुए जिस्म पर डाली, जो मुझे अब बिल्कुल भी बदनुमा नहीं लग रहा था, क्योंकि उस जिस्म के अंदर रजी का चमकता हुआ रोशन सा दिल छुपा था। न जाने वो कितने अरसे से अपने आप से लड़ रहे थे और अब मैं उन्हें उनके अंदर की जंग से आजाद करवाना चाहती थी, क्योंकि मैं खुद भी न जाने कितने सालों से इसी जंग का शिकार थी। रजी को देखकर मेरे चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट फैल गई। मैंने आहिस्ता से रजी से कहा कि मैं भी आपके बगैर नहीं रह सकती, लेकिन अब हम अंधेरों की नहीं बल्कि रोशनी के साथ ही बनेंगे। अब हमें दुनिया की नहीं बल्कि एक दूसरे की जरूरत है और मैं जिंदगी के हर कदम में आपका साथ दूंगी। मेरी बात सुनकर रजी का चेहरा खिल उठा। शायद उन्हें इस बात की तवक्को बिल्कुल भी ना थी। हम दोनों ने एक दूसरे को तमाम तर खूबियों और खामियों के साथ कबूल कर लिया और यही हमारे रिश्ते का हुस्न था। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं और लिबास का काम ही ढांपना है। खुशियों भरी जिंदगी हमारी मुंतजिर थी और हमने उस जिंदगी में कदम रख दिया था। मुझे बाजी से कोई शिकवा नहीं था, क्योंकि उनकी वजह से ही मुझे रजी जैसी मोहब्बत करने वाला शौहर मिला। हमारे मुआशरे में मर्द अपनी कमजोरियों और खामियों को छुपाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, क्योंकि हम उन्हें बचपन से यही सिखाते हैं कि मर्द रोते नहीं हैं, मर्दों को तकलीफ नहीं होती। और हमारे माशरे के मर्द अपने अंदर हजारों गम लिए रोने से भी महरूम हो जाते हैं। अपनी खामियों को छुपाने लगते हैं ताकि वो जिंदगी के आगे मजबूत रहें। अपनी मुश्किलों को किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते। अपनी खामियों को कबूल करना या अपने दुखों पर आंसू बहाना कमजोरी की अलामत नहीं है, बल्कि ये एक इंसान की सच्चाई है। हर नॉर्मल इंसान की आंखों में आंसू आते हैं, जिसे किसी अपने के सामने बहाकर दिल का बोझ हल्का किया जा सकता है। और जिस दिन हमारा माशरा इस बात को समझ लेगा, उस दिन हमारे मर्द एक पुरसुकून